नमस्कार दोस्तों, पीसीएस गुरुजी में आपका स्वागत है। दोस्तों, बहुत सारे स्टूडेंट्स जिन्होंने अभी 12th का एग्ज़ाम दिया है या जिन्होंने अभी अपना ग्रेजुएशन एग्ज़ाम दिया फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, फाइनल ईयर में, उनके एग्जाम्स खत्म हो चुके हैं और उसके बाद उन्होंने लगातार मुझे एक सवाल पूछ रहे हैं कि सर, क्या सिविल सर्विसेज की तैयारी करने के लिए यानी कि आईएएस पीसीएस तैयारी करने के लिए क्या एनसीईआरटी पढ़ना ज़रूरी होता है? क्या एनसीईआरटी किताबें आईएएस पीसीएस के लिए बहुत ज़रूरी हैं? अगर हैं तो उन्हें कैसे पढ़ा जाए? तो दोस्तों, इस वीडियो में हम पूरा देखेंगे कि एनसीईआरटी किताबें क्या इंपॉर्टेंट हैं, क्या उन्हें पढ़ना चाहिए, अगर पढ़ना चाहिए तो कैसे पढ़ना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है कि कैसे पढ़ना चाहिए। साथ में हम ये भी जानेंगे कि क्या प्रॉब्लम्स है एनसीईआरटी किताबों के बाद, कि क्या सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ के सिलेक्शन हो सकता है या हमें कुछ और किताबें पढ़नी पड़ेंगी, और एनसीईआरटी की शॉर्टकमिंग्स क्या है यानी कि प्रॉब्लम्स क्या है, जिसको जानना बहुत जरूरी है, अन्यथा फिर आप ढंग से तैयारी कर नहीं पाओगे। तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। ये वीडियो आपके एनसीईआरटी संबंधित सभी प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन लेकर आया हुआ है। स्टार्ट करने से पहले दोस्तों छोटी सी इंफॉर्मेशन है। ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस जो कि लखनऊ में चलती हैं, ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस जो हैं वो कुछ कोर्सेज हम ऑफर कर रहे हैं। जैसे यूपी पीसीएस 2023 के लिए एक प्री प्लस मेंस का कोर्स हम आपको ऑफर कर रहे हैं, ठीक है। साथ में जो कि जिन्होंने जस्ट 12th पास किया है और 3 साल की तैयारी करना चाहते हैं आईएएस और पीसीएस के साथ में कंबाइंड पढ़ाई करना चाहते हैं, तो उनके लिए कोर्स दिया जा रहा है। और या फिर 1 साल का जो कोर्स करना चाहते हैं जो कि फाउंडेशन कोर्स होगा, जिसमें एनसीईआरटी पढ़ाई जाएंगी मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये कोर्स दिया जा रहा है। तो इसमें से अगर आप कोई भी कोर्स आप ऑनलाइन या ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं तो इस नंबर पे कॉल करके जानकारी ले सकते हैं 8317040152 पे, या कुछ भी और डाउट्स हो, कुछ समस्या हो तो इसी नंबर पे कॉल करके मुझसे डायरेक्टली बात कर सकते हैं, ठीक है। अब आता है कि क्या एनसीईआरटी पढ़ना जरूरी है। अब देखिए दोस्तों, 2 आंसर इसके हैं। पहला आंसर है यस, बिल्कुल जरूरी है। अगर आप पहली बार तैयारी कर रहे हैं, फर्स्ट टाइम प्रिपरेशन कर रहे हैं, आईएएस की या पीसीएस की पहली बार तैयारी कर रहे हैं और जस्ट 12th पास किया है आपने या ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में है, तो मैं कहूंगा कि आप एनसीईआरटी से स्टार्ट करें। अगर आप पहली बार तैयारी करने जा रहे हैं, फर्स्ट टाइम करने जा रहे हैं, तो एनसीईआरटी के साथ तैयारी करें। इनफैक्ट कई बार मैंने ये भी देखा है कि लोग बहुत जल्दी बड़ी कोचिंग्स में चले जाते हैं। बड़ी बड़ी कोचिंग्स, दिल्ली की, अब नाम क्या लूं मैं, वहां पर हजार बच्चा बैठा हुआ है। अब आपका फंडामेंटल्स तो है ही नहीं, बेसिक तो कॉन्सेप्ट क्लियर ही नहीं है आपका। तो अब वहां जब जाते हैं तो आप जो वो लोग प्रोवाइड कर रहे होते हैं, टीचर्स बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन जो टीचर्स दे रहे होते हैं आप ले नहीं पाते क्योंकि आपका बेस नहीं बना होता है। तो किसी बड़ी कोचिंग को ज्वाइन करने से पहले अगर हो सके तो बेसिक पढ़ाई कर लो, बेसिक एनसीईआरटी पढ़ाई कर लो, जिससे कि वो अगर कुछ दे तो आप उसे रिसीव कर पाओ। देखिए, बहुत बड़ी जगह चले जाते हो तो वहां पर आपको कोई भी हैंड होल्डिंग नहीं करेगा, यानी कि आपको पकड़कर एक एक आपको प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करेगा। और 1000 बच्चों के साथ जब पढ़ाई करोगे तो आप बेसिक सवाल पूछ भी नहीं पाओगे, तो ये समस्या रहती है। तो अगर किसी बड़ी कोचिंग ज्वाइन करने का प्लान है, ऑफलाइन प्लान है, तो फिर मैं कहूंगा कि थोड़ा सा बेसिक पढ़ के चले जाओ, जिससे कि आप जो आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो उसका रिटर्न्स आपको अच्छे मिल जाए। अन्यथा फिर वहाँ जब लोग जाते हैं, वहाँ पर जब समझते हैं कि यार यहाँ तो मुझे कुछ बेसिक समझ में नहीं आ रहा है, मुझे बहुत दिक्कत आ रही है, और जब तक ये समझ में उनको आता है पूरा टाइम निकल जाता है। उसके बाद पूरा पैसा भी चला गया, क्योंकि बात आप देखोगे 1-1.5 लाख 2 लाख रुपए तक की फीस होती है, बहुत ज़्यादा फीस होती है। तो बेहतर यह है कि आप तब ज्वाइन करो जब आप थोड़ा सा बेस आपका हो जाए। तो अगर आप पहली बार तैयारी कर रहे हो तो एनसीईआरटी पढ़ना बहुत बहुत जरूरी है। अगर आप पुराने स्टूडेंट हैं तो, और 2-3 साल से आपने पीसीएस की खास कर बात कर रहा हूँ, पीसीएस का आपने पेपर दिया हुआ है, कुछ स्टैंडर्ड किताबें पढ़ ली है, मैंने कई बार बुक लिस्ट के नाम बताया मैं आपको, जैसे परीक्षा वाणी किताबें पढ़ ली है, आपने ल्यूसेंट पढ़ाई कर ली है, आपने लक्ष्मीकांत पढ़ लिया है, तो हो सके तो थोड़ा अवॉइड भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। कुछ सेलेक्टिव पढ़ना चाहिए, जैसे कि साइंस में बहुत अच्छी है एनसीईआरटी, तो वो कर सकते हैं, सेलेक्टिव पढ़ाई हम कर सकते हैं। तो पहली बार तैयारी कर रहे हैं तो 100%, अगर 2-3 साल हो चुके हैं, कुछ कमी रह रही है, तो सेलेक्टिव होकर पढ़ सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। अब एनसीईआरटी जो हैं वो क्यों इंपॉर्टेंट है? सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है कि ऐसा एनसीईआरटी क्या दे रहा है कि ये इतना इसका बबल क्रिएट हुआ है। देखिए, एनसीईआरटी किताबें जो हैं वो क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक के बच्चों के लिए है, छोटे बच्चों के लिए। छोटे बच्चे ही होते हैं 6th 7th में, उनका ब्रेन बहुत छोटा सा होता है,
बेसिक कॉन्सेप्ट पे ध्यान दिया जाता है। तो ये जो किताबें होती हैं ये बेसिक्स पे बहुत फोकस करती हैं, किसी भी बात को समझाने के लिए बेसिक फंडामेंटल को समझाने की कोशिश करती हैं। तो फंडामेंटल बहुत अच्छे तरीके से क्लियर करने की कोशिश करते हैं लोग, तो बेसिक नॉलेज आपको मिल जाएगी। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि किसी बड़ी कोचिंग को ज्वाइन करने से पहले बेहतर होगा कि थोड़ा सा समय 6 महीना आप अपने आप को दे दो, जिससे कि जो वो लोग दें आपको, एडवांस दें आपको, तो आप उसे रिसीव कर पाओ। ठीक है, तो फंडामेंटल के लिए बहुत अच्छी किताबें हैं ये। भाषा बहुत आसान है, इजी लैंग्वेज है। अगर इंग्लिश में भी किताबें को लिखी है तो बेसिक इंग्लिश लिखी हुई है, हिंदी में लिखी है तो बेसिक से हिंदी लिखी हुई है, समझने के लिए आसान है, लैंग्वेज बहुत आसान है, कोई बहुत हाई फाई वर्ड्स नहीं है, सेंटेंस बहुत सिंपल है, छोटे सिंपल है। क्यों? क्योंकि 6, 7, 8वीं क्लास के बच्चों के लिए है, जो कि बेसिक्स पे ज़्यादा फोकस करता है। तो लैंग्वेज बहुत ईजी है। वही कंपेयर करते हैं जब हम कोई बहुत एडवांस किताब पढ़ने की कोशिश करते हैं, एक तो हमारा बेस नहीं है और हम एडवांस किताब पढ़ रहे हैं, तो उसकी जो लैंग्वेज होती है बहुत टफ होती है, हमें समझने में बहुत मुश्किल आती है। तो एनसीईआरटी में पहला क्या है कि फंडामेंटल पे ध्यान देता है, दूसरा क्या है कि लैंग्वेज बहुत आसान है, तीसरा क्या है कि आपका यानी आईएएस का अच्छा खासा कोर्स का रेंज को कवर करता है। आईएएस का जो रेंज होगा आपका प्री मेंस है, तो आप देखोगे कि एनसीईआरटी अच्छा खासा रेंज कवर कर लेता है। मैं ये नहीं कहता कि 100% कवर कर ले जाता है, लेकिन हाँ अच्छा खासा कवर कर ले जाता है। तो कोर्स आपका अच्छा खासा कवर है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि 6-8 महीना अगर आप एनसीईआरटी पढ़ के जाओगे, जब आप बड़ी कोचिंग में जाओगे तो चीजें आपको ढंग से रिसीव कर ले जाओगे। दूसरी बात क्या है कि सबसे इंपॉर्टेंट है कि अंडरस्टैंड इंडियन सिस्टम। भैया आप आईएएस पीसीएस बन रहे हो, कहाँ बनोगे? हिंदुस्तान में। अब हिंदुस्तान में बनना है, हिंदुस्तान में काम करना है, तो हिंदुस्तान की जो साइकोलॉजी है, यहाँ की सरकार की, यहाँ की पॉलिटिकल सिस्टम की, एडमिनिस्ट्रेशन की, सोसाइटी की, तो इसको बहुत अच्छे तरीके से कवर करती है एनसीईआरटीज। तो एनसीईआरटीज की जो सोच है, जो समझ है इस देश के लिए, वो काफ़ी आपको हेल्प करती है आपको एग्जाम क्रैक करने के लिए। क्योंकि चाहे यूपीएससी हो चाहे यूपीपीसीएस हो, दोनों आप देखोगे कि वो सरकारी संस्थाएं हैं और एनसीईआरटी भी सरकारी संस्था है। तो एक ना कहीं बहुत ज़्यादा पॉइंट ऑफ व्यू में डिफरेंस नहीं है, एक ही ट्रैक पे चलती हैं एनसीईआरटी की किताबें और सरकार की एजेंसीज भी। तो आपके इंडियन सिस्टम को बेहतर तरीके समझते हैं, इसलिए जब आप इन एनसीईआरटी की किताबों को पढ़ते हो तो आपकी अंडरस्टैंडिंग एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छी तरह बन जाती है। देखिए पॉइंट ऑफ व्यू तो एक ही पॉइंट, अब जैसे बात करते हैं हिस्ट्री की बात करते हैं, आजकल आप देखोगे एक तरह का माहौल क्रिएट किया जाता है कि आप कम्युनिज्म की बात करते हैं, हिंदू मुसलमान क्रिएट किया जा रहा है। कुछ लोग बोलते हैं कि इतिहास अकबर महान था या नहीं महान था, एक बात करते हैं, कुछ लोग कहते हैं अकबर महान नहीं था, ठीक है। लेकिन जब आप व्हाट्सएप पे पढ़ोगे या किसी टीवी चैनल पे देखोगे, अगर आपने वो पॉइंट ऑफ व्यू अपने एग्जाम में लिखा तो आईएएस और पीसीएस आप कभी जिंदगी में नहीं बन पाओगे, ठीक है, क्योंकि वो एक प्रोपेगेंडा है, एक पॉलिटिकल पार्टी का, एक किसी एक एनजीओ का या किसी एक संस्था का, ठीक है। वो सही है गलत है मुझे नहीं पता, लेकिन वो एक पॉइंट ऑफ व्यू है इनका। आपको बनना है आईएएस, आपको बनना है पीसीएस, कहाँ है? देश में। तो देश का जो पॉइंट ऑफ व्यू होगा, अगर देश बोल रहा है कि अकबर महान है, अगर और एनसीईआरटी में लिखा है कि अकबर महान है, क्योंकि जो देश की सोच है वही तो एनसीईआरटी की सोच है, तो आप भी वही चीज बोलोगे, क्योंकि नौकरी आपको इसी सिस्टम में करनी है, किसी और सिस्टम में नहीं करनी है, आपको अमेरिका में काम नहीं करना है, ठीक है। तो आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू है कुछ ऐसे मसले में जहां पर जैसे इकोनॉमी हो गया, जैसे हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, यहां पर पॉइंट ऑफ व्यू बहुत बेटर करते हैं। तो आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो सरकार के हिसाब से रहेगा, तो आपको मेंस में बहुत हेल्प मिलेगी, आपको इंटरव्यू में बहुत हेल्प मिलेगी, ठीक है। ये आपका हो गया। अब आता है बात कि एनसीईआरटी कौन कौन पढ़ सकता है। अब ये सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है कि कौन कौन पढ़ सकता है। मैंने इसको पहले भी इस पर डिस्कस कर लिया है कि भाई एनसीईआरटी जो हैं वो दोनों लोग पढ़ सकते हैं। एक है आपका न्यू कैंडिडेट, अगर बिल्कुल फ्रेशर है, अगर फ्रेशर है, नया कैंडिडेट है, पहली बार तैयारी कर रहा है, तो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि अगर किसी बड़ी कोचिंग को कहीं बड़ा इन्वेस्ट करने से पहले कोशिश करिए कि बेसिक फंडामेंटल आप एक्वायर कर लो, उसके बाद जाओगे तो बेहतर रहेगा, वेल प्रिपेयर्ड होकर जाओगे। एक छोटी सी बात मैं अपना यहाँ पे इंसिडेंस दे रहा हूँ। 2020 की बात है, एक स्टूडेंट था, लखनऊ का स्टूडेंट था, उसने ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन की, अंडर ग्रेजुएट था, फाइनल ईयर का स्टूडेंट था, नाम नहीं लूंगा, फाइनल ईयर का स्टूडेंट था। उसने मेरा ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन की और 1-1.5 महीना ही हुआ था, फाइनल ईयर में था वो। उसके बाद उसने मुझे कॉल किया कि सर मैं दिल्ली जा रहा हूँ और दिल्ली में एक बहुत बड़ी कोचिंग का नाम लिया। मेरे पापा वो कहा कि सर मेरे पापा चाहते हैं कि मैं उस बड़ी कोचिंग में ज्वाइन कर लूँ। मैं कहा देखो
बड़ी कोचिंग बहुत अच्छी है, मैं ये नहीं कहूँगा खराब है, बहुत अच्छी कोचिंग है, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा उससे। लेकिन मुझे पता है कि तुम्हारा अभी बिल्कुल भी बेस क्लियर नहीं है, बिल्कुल फंडामेंटल तुम्हारा क्लियर नहीं है। अगर संभव हो तो 6 महीने रुक जाओ, जो मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, तुम्हें बेसिक नॉलेज दे रहा हूँ, तुम उसे पढ़ लो। उसके बाद जब तुम वहाँ जाओगे तो तुम्हें बहुत ईजी पड़ जाएगा। नहीं तो तुम्हें दिक्कत आई, उसने कहा नहीं सर मेरे पापा ने वहाँ फीस जमा कर दी और ये है वो है। मैंने कहा ठीक है भाई चले जाओ, मैं कौन था रोकने वाला। ये बात है अप्रैल मई की। दिसंबर में कॉल आया, क्योंकि सबके नंबर सेव रहते हैं जो कोर्स ज्वाइन करते हैं। तो दिसंबर में जो कॉल आया, बोलता है सर मैं बहुत परेशान हो गया, मैं बहुत फ्रस्ट्रेट हो गया हूँ। मैंने क्या बात है भाई, क्या दिक्कत हो गई तुम्हें? क्या सर मैं यहाँ पर मैंने बड़ी कोचिंग को ज्वाइन कर लिया है, वो पढ़ाते भी है, लेकिन सब मुझे कुछ समझ में नहीं आता। वो लोग लेक्चर 2-2 घंटे का 3-3 घंटे का लेक्चर लेकर चले जाते हैं, मैं उन्हें पकड़ भी नहीं पाता हूँ। जहाँ तक मेरी हिम्मत नहीं होती कि 1000 बच्चों के बीच में मैं उनसे सवाल पूछ सकूँ, तो मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ मैं क्या करूँ। मैं छोड़ के आना चाहता हूँ यहाँ पर, सर मैं क्या करूँ। मैंने कहा भाई देखो तुमने अब लाखों रुपए खर्चा कर दिए हैं, 1.5-2 लाख की तुमने फीस दे दी है, 2 लाख रुपए तुमने रहने का खर्चा कर दिया है। अब इतना करो कम से कम जाके वहाँ पूरा कोर्स तो कंप्लीट कर ही लो। अब जो ठीक है, मैं यही बात तुमसे पहले भी कह रहा था कि तुम बेसिक फंडामेंटल क्लियर करके जाते तो शायद अच्छे तरीके समझ पाते, लेकिन तुमने उस समय मेरी बात समझी नहीं, अब दिक्कत आ रही है। तो मैं यही आपसे कहूँगा कि अगर आप बिल्कुल फ्रेशर हैं तो कोशिश कीजिए कि पहला पढ़ लो, आप खुद थोड़ा पढ़ के चले जाओ छोटी कोचिंग में, जहां पर आप हैंड होल्डिंग करो। क्योंकि शुरुआत में देखिए आपको बहुत हाई फाई नहीं पढ़ना है, शुरू में आपको अपने बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं, ठीक है। अगर बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे शुरुआत में तो आपको बात की चीज समझ में आ जाएंगी। शुरू में आपके पास सवाल ज्यादा होंगे, तो ऐसी चीजें आप लोगों से मिलें या ऐसी कोचिंग ज्वाइन करें जहां पर आप सवाल पूछ सको, एक तो पूछ सको, ठीक है, और दूसरी बात है वो लोग रिप्लाई भी कर सके। आपका इंटरेक्शन बहुत बेहतर होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि 1000 लोग बैठे हुए हैं, वहां सवाल आप पूछने में आपको झिझक हो रही है, आप सोचो कि यार मैं सवाल पूछूंगा तो लोग हंसेंगे कि इनको बेसिक सवाल नहीं आते, तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। या आप सवाल पूछ नहीं पा रहे हो, आप खुद ही पढ़ने की कोशिश कर रहे हो और जो डाउट्स आ रहे हैं तो डाउट्स क्लियर नहीं हो पा रहे हैं आपके, तो वो समस्या भी आपको देखनी पड़ेगी, ठीक है। तो लेकिन फिर ओवरऑल नए कैंडिडेट्स पढ़ सकते हैं, ओल्ड स्टूडेंट्स बिल्कुल कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको कहा कि अगर आप पीसीएस की तैयारी कर रहे हो, अब यूपी पीसीएस की बात कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो या एग्जाम दे रहे हो, या बीपीएससी का या मध्य प्रदेश पीसीएस का, तो बेहतर है। और आप 2-3 साल से कर रहे हैं तो थोड़ा सेलेक्टिव होकर पढ़ लीजिए। सेलेक्ट जैसे कि साइंस बहुत इंटरेस्टिंग है, मैं हमेशा कहता हूँ कि एनसीईआरटी में साइंस बहुत अच्छे तरीके से दी गई है, ठीक है। और मैं अगर यूपी पीसीएस के बच्चों को पढ़ाता हूँ तो मैं उनको साइंस जो है एनसीईआरटी का ही पढ़ाता हूँ मैं, ठीक है। बाकी में कुछ जगह पर ऐसा है कि आप पुराने स्टूडेंट जो हैं वो एनसीईआरटी को इग्नोर कर सकते हैं, बट कुछ चीज़ों में बहुत अच्छी है। साइंस में बहुत अच्छा है एनसीईआरटी। आप चाहो तो सेलेक्टिव पढ़ना तो हिस्ट्री को भी देख सकते हो आप, ठीक है। तो सेलेक्टिव होकर पुराने स्टूडेंट भी पढ़ सकते हैं, और जहां पर उनको कमी लग रही है, जहां पर वो कुछ उनके नंबर्स कुछ कम हो रहे हैं, तो उन चीज़ों को भी वो देख सकते हैं। दूसरी बात है कि मेंस के हिसाब से भी काफ़ी हेल्पफुल है। मेंस में चूंकि नया पैटर्न जो आया है वो मेंस में आपको GS1 के अंदर, अगर आप देखेंगे GS1 के अंदर आपका हिस्ट्री आता है, तो हिस्ट्री जो है वो बहुत बड़ी हिस्ट्री है। आपका आर्ट एंड कल्चर है, फ्रीडम स्ट्रगल है, पोस्ट इंडिपेंडेंस है, वर्ल्ड हिस्ट्री है, तो इतना सारा सिलेबस जो है वो आप एनसीईआरटी से कवर कर सकते हो। तो ये आपको देखना पड़ेगा कि सिलेक्टिवली कहाँ आपको पढ़ाई करनी है, ठीक है। अच्छा, अब सवाल आता है कि एनसीईआरटी को कैसे पढ़ें। अब ये सवाल सबसे इंपॉर्टेंट है। अभी तक तो मैं ये बोल रहा था कि एनसीईआरटी पढ़ना जरूरी है, नहीं जरूरी है, नया फ्रेशर जो भी है। अब आपने कहा कि नहीं मैं अब तैयारी करना चाहता हूँ, लेकिन एनसीईआरटी को मैं पढ़ूँ तो कैसे पढ़ूँ कि मेरा जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए। पहली चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट है, इफ पॉसिबल, अगर संभव हो तो भैया लाइन टू लाइन पढ़ लो आप, लाइन टू लाइन पढ़ो आप। ये मैंने क्यों बोला, लाइन टू लाइन पढ़ने की क्यों बोला मैंने आपको, ठीक है। कुछ पब्लिशिंग हाउस ने समरी निकाली हुई है, ठीक है। समरी जब निकालते हैं तो क्या करते हैं कि एनसीईआरटी की समरी समराइज करके उन्होंने निकाल दिया। मुझे हमेशा लगता है कि जब भी समरी निकलती है तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स या इन्फॉर्मेशन है वो मिस हो जाती है। एक तो जो किताब छापने वाली कंपनी है उसने जब समरी बनाई होगी तो मान लो 20% उसने छूट गया या छोड़ दिया। फिर जब आप पढ़ोगे तो आप भी ऐसा नहीं कि पूरी किताब रट डालोगे, आप भी 50% पढ़ पाओगे, 50% नहीं पढ़ पाओगे। तो पता लग रहा है कि आप
कहने को आपने एनसीईआरटी पढ़ ली है, बट 50% इन्फॉर्मेशन जो एनसीईआरटी में दी गई है वो आपने या पब्लिकेशन हाउस ने, जो किताब बनाने वाली कंपनी ने, दोनों ने मिलकर वो मिस कर दिया है। अब आपका पर्पस सॉल्व नहीं हो पा रहा है, ठीक है। तो हो सके तो रीड लाइन टू लाइन, समय है, अगर आपके पास समय, मैंने कहा फ्रेशर हो, आप 12th पास किया है, ग्रेजुएशन के अंदर हो, तो संभव हो तो लाइन टू लाइन पढ़ लो, इससे बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं आपके। और जो चीज़ें बिटवीन द लाइन लिखी होती हैं, जिसको समझना जरूरी है, जो लिखा नहीं है समझना जरूरी है, वो जो है वो सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटीज की जब टेक्स्ट पढ़ोगे तो ही हो पाएगा, अन्यथा नहीं हो पाएगा। तो बिटवीन द लाइन को समझना इंपॉर्टेंट है, उसका बैकग्राउंड, उसकी सोच क्या है, वो सब जानना जरूरी है, ठीक है। तो ये आप करिएगा। दूसरा क्या है कि ट्राई टू अंडरस्टैंड कॉन्सेप्ट। जैसे मैंने कहा कि कॉन्सेप्ट पे फोकस ज्यादा कीजिएगा, बेसिक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट पे, कि जैसे डेमोक्रेसी है, रिपब्लिक है, अभी क्या चीज है, या जैसे मैंने आपसे कहा कि मेडिवल हिस्ट्री में अकबर ग्रेट है या नहीं है। अब ये सब बातें जो हैं वो जानना जरूरी है, क्योंकि सरकार के पॉइंट ऑफ व्यू से, किसी पॉलिटिकल पार्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, सरकार के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि आप आईएएस पीसीएस बनोगे सरकार के, किसी पॉलिटिकल पार्टी के नहीं बनोगे। तो ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं इस पे आप फोकस कर पाओगे। सरकार का या देश का जो पॉइंट ऑफ व्यू है, जो देश जिस बात पर राजी है, उस पर आप कर पाओगे, ठीक है। हम व्हाट्सएप पे कुछ भी पढ़ सकते हैं, व्हाट्सएप पे कोई बाउंडेशन नहीं है कि किसी को प्रूफ नहीं करना, तो कुछ पढ़ सकते हैं। लेकिन एनसीईआरटी बुक्स में इस देश का जो एक माहौल होता है, जिस देश के लोग जिस आइडियोलॉजी पे, जिस कॉन्सेप्ट पे बिलीव करते हैं, वो एनसीईआरटी पे आता है, ठीक है। दूसरी बात है, ए लॉट ऑफ एमसीक्यूज एंड मेंस क्वेश्चन जो हैं वो एनसीईआरटी से आते हैं, ठीक है। एमसीक्यूज जो होते हैं और मेंस, मैंने आपसे कहा ना कि जीएस 1 के अंदर आपका हिस्ट्री है, वर्ल्ड हिस्ट्री है, इंडियन हिस्ट्री है, ठीक है। तो वो बहुत सारा आपको मेंस में आता है, तो इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। जो सीधे डायरेक्टली कम फ्रॉम एनसीईआरटी आते, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। अच्छा, और कोशिश कीजिए कि आप जो है इसके नोट्स बना लो। नोट्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप एनसीईआरटी पढ़ोगे, ये पहली चीज है, अच्छे तरीके पढ़ोगे दूसरी चीज है, रिवीजन करके पढ़ोगे तीसरी चीज है, लेकिन नोट्स बनाना इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। क्योंकि अगर आप नोट्स नहीं बना पा रहे हो तो मुश्किल से हफ्ता भर लगेगा आपने जो पढ़ा है वो भूल जाने के अंदर। तो अगर आपने साल भर पढ़ के एक हफ्ते में या एक महीने में भूल जाओगे तो आपकी साल भर की मेहनत जो है जीरो हो जाएगी। इसीलिए कहते हैं कंपटीशन क्रैक करने का तरीका होता है, सिर्फ मेहनत करने से कुछ नहीं होता है, सिर्फ आपने पढ़ लिया नहीं है, आपको नोट्स बनाना पड़ता है। वो जैसे हमेशा मैं बोलता हूँ कि की वर्ड्स वाला नोट्स बना बहुत इंपॉर्टेंट है। की वर्ड्स वाले नोट्स जो होते हैं वो आपको चीज़ें रिकॉल करने में हेल्प करते हैं, कम समय में ज़्यादा चीज़ें रिकॉल करने के लिए आपको बहुत हेल्पफुल होते हैं, ठीक है। तो नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर से जरूर बनाइएगा, अन्यथा आप चीज़ों को रिवाइज नहीं कर पाओगे, और रिवाइज नहीं कर पाओगे तो जो भी आपने मेहनत की है एनसीईआरटी पढ़ने में सब बर्बाद हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से आपको एनसीईआरटी पढ़ना है। फिर आता है कि अब प्रॉब्लम्स क्या है। मैंने पहले कहा था कि हाँ ठीक है, एनसीईआरटी में सब कुछ अच्छा बोला जाता है, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं जो एज अ स्टूडेंट और एज अ टीचर मैंने फेस किया हुआ है। क्या है प्रॉब्लम्स? क्या पहला और सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम आता है वो आता है, जो मुझे लगा है वो ये है कि एनसीईआरटी जो है बहुत ज्यादा कॉन्सेप्चुअल है, कॉन्सेप्ट्स पे तो है लेकिन फैक्चुअल इंफॉर्मेशन बहुत कम है। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है जैसे कि हिमालय कैसे बने। अब ये तो एनसीईआरटी ने बहुत चीजें समझाया हुआ कि हिमालय कैसे बन गए, बट हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है इसको नहीं बताया, ठीक है। तो बहुत सारी कॉन्सेप्चुअल इंफॉर्मेशन तो है बट फैक्चुअल इंफॉर्मेशन नहीं है। अब जब आईएएस का जो पेपर होता है, अब आईएएस और पीसीएस के एग्जाम में देखिए क्या होता है, मैं आपको एक बड़ा अच्छा आपको प्लॉट करके देता हूं। ये हो गया आईएएस, ये हो गया पीसीएस, और समझिए ये हो गया 70% तक की, देखिए 70% तक की जो प्रिपरेशन होती है आईएएस और पीसीएस की वो सेम रहती है। 70% तक की जो प्रिपरेशन है वो आईएएस और पीसीएस की सेम है, बेसिक प्रिपरेशन सेम है। 70% के बाद आईएएस की पढ़ाई थोड़ी सी अलग हो जाती है पीसीएस की पढ़ाई से, क्योंकि आईएएस की पढ़ाई ज्यादा कॉन्सेप्चुअल हो जाती है, ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल, क्योंकि उसके एग्जाम में जिस तरह के सवाल आते हैं वो ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल हैं। और पीसीएस की पढ़ाई, खासकर पीसीएस की बात करते हैं तो 70% पढ़ाई तो फैक्चुअल हो जाती है। फैक्ट्स पूछेगा आपसे, हिमालय सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, अकबर ने जजिया कर कब हटाया, तारीख पूछेगा, डेट्स पूछेगा, नाम पूछ लेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको आती है। तो एनसीईआरटी
कॉन्सेप्चुअल के लिए बहुत अच्छी किताब है, बट फैक्चुअल के लिए उतनी अच्छी किताब नहीं है। तो ये एक शॉर्ट कमिंग है एनसीईआरटी के अंदर। इसीलिए सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ के आपका सिलेक्शन नहीं होता, थोड़ा सा एडवांस कर पढ़नी पड़ती है इसके अंदर, ठीक है। दूसरा क्या है, दूसरी प्रॉब्लम जो हमने फेस की है वो ये है कि हिस्ट्री इज नॉट इन अ सीक्वेंस। जब आप लगातार पढ़ोगे, जब मैं हिस्ट्री पढ़ाता था स्टूडेंट को, तो क्लास 6 की हिस्ट्री अलग बता रही है, 7th की जाके अलग है, 8th की अलग हो जाती है, तो एक सीक्वेंस में नहीं होती। ऐसा नहीं होता कि एक सीक्वेंस में अपनी पूरा हिस्ट्री हो गया कि इंसान कैसे बंदर से इंसान बने और पूरा टाइम लेते हुए 1947 तक आ गया। ऐसा नहीं है। कभी कभी क्या होता है कि एक साल एक चैप्टर में कुछ और पढ़ा दिया जाता है, एक साल में कुछ, एक साल के दूसरे चैप्टर में कुछ और पढ़ा दिया जाता है, तो चीज़ें बहुत ज़्यादा इधर उधर चली जाती हैं। अब क्लास 6 में तो बेसिक पढ़ाया, पता लगा क्लास 7th में जब आए तो मुगल शुरू हो गए। अब भैया मुगल के बारे में तो आर्ट एंड कल्चर शुरू हो गया, अब मुगल्स के बारे में ढंग से नहीं पता हमें, तो हम उसके आर्ट एंड कल्चर के बारे में कैसे जान पाएंगे। तो यहाँ पर मुझे देखा कि हिस्ट्री में कुछ समस्या आई है जो कि सीक्वेंस में ना होने के कारण दिक्कत आती है। इसीलिए वहाँ पर टीचर की जरूरत पड़ती है जो थोड़ा सा एक्सपीरियंस टीचर हो, क्योंकि जब वो समझाएगा तो पहले वो बैकग्राउंड देगा। अब जैसे मैंने क्लास 7 की जब एनसीईआरटी पढ़ाना शुरू की बच्चों को, तो वहाँ पे आर्ट एंड कल्चर का सवाल आया। अब आर्ट एंड कल्चर का आया तो अजंता एलोरा की केव्स के बारे में आया, तो मुझे बताना पड़ा पहले, जो एनसीईआरटी में अभी नहीं लिखा गया था, क्योंकि मुझे अपने एक्सपीरियंस से बताना पड़ा कि देखो ये अजंता है, ये एलोरा है, बुद्धिज्म क्या था, उस चीज़ को बैकग्राउंड देना पड़ा, तब जाके स्टूडेंट को समझ में आया कि केव्स का मतलब क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा दिक्कत आ जाती है। एक समस्या और भी है कि रिपीटेटिव बहुत है, लगातार रिपीटेशन। जो कॉन्सेप्ट क्लास 6 में है वही कॉन्सेप्ट जो क्लास 8th में आता है, थोड़ा सा एडवांस होकर जो 8th में है वो 10th में आ जाता है। इस तरह से ज़्यादा रिपीट कर जाता है। तो लगभग 40% जो है एनसीईआरटी जो है वो रिपीट करती जाती है अपने आप को। तो आप एक ही चीज़ को क्लास 6 में पढ़ते हैं, क्लास 8 में पढ़ते हैं, क्लास 10 में पढ़ते हैं, तो रिपीटिशन बहुत ज़्यादा होता है। इससे टाइम आपका बहुत ज़्यादा वेस्ट भी होता है इसके अंदर, ठीक है। तो ये सब समस्याएं रहती है इसके अंदर। बाकी अभी अंत में कहूँगा, एनसीईआरटी पढ़ना, अगर आप 12th पास किया है या फर्स्ट टाइम पढ़ाई कर रहे हैं तो 100% पढ़िए। अगर आप पुराने स्टूडेंट हैं, कुछ मिस हो रहा है, कुछ नंबर से रह रहे हैं, तो थोड़ा सा सिलेक्टिव होकर पढ़ लीजिए। खासकर साइंस है, एनवायरनमेंट है, यहाँ पर आपको बहुत हेल्प करेगा, ठीक है। कोशिश करें कि अपना फाउंडेशन मजबूत रखें। खुद कर सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। घर में कोई पापा मम्मी पढ़ा सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं है तब मैं आपसे बोलूँगा कि कोई किसी टीचर के गाइडेंस में पढ़ लीजिए। सिर्फ साल भर की बात है। एक बार आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे, एक बार आपके फंडामेंटल्स क्लियर हो जाएंगे, तो आपको बाद की पढ़ाई बहुत इजी लगने लगेगी, ठीक है। तो वहाँ पर आप कोई कोताही मत बरतिए। आप पैसा कभी भी कमा सकते हो, बट टाइम कभी नहीं कमा सकते हो। आपकी जो स्ट्रेंथ है वो आपकी टाइम है। टाइम चला जाएगा तो फिर आप कुछ भी कर लो, टाइम वापस नहीं आएगा। इसलिए फिर से बोल रहा हूँ कि अगर आप चाहते हो तो ये आप लोगों के लिए कोर्स, इतना बढ़िया कोर्स आप डिज़ाइन किया गया है जो एनसीईआरटीज़ को कवर करना चाहते हैं। तो इस कोर्स में 1 साल के फाउंडेशन कोर्स के अंदर इसमें तो पूरा एनसीईआरटी पढ़ाया जाएगा, पर इसमें एनसीईआरटीज़ के साथ में एडवांस पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो ये आपको कवर कराया जाएगा इसके अंदर। तो चाहें तो इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। ये नंबर मैंने लिख दिया है यहाँ पर। कोई और समस्या हो, कोई और दिक्कत हो, कुछ और डाउट्स आ रहे हो, क्योंकि अभी जैसे आप फ्रेशर हो, आप लोग बहुत सारे सवाल आपके दिमाग में आ रहे होंगे। फिलहाल मैंने इस वीडियो में यही टॉपिक कवर किया है, लेकिन कुछ और सवाल आपके दिमाग में आ रहे होंगे, तो वो सब भी ये नंबर जो दिया है इस पर कॉल करके मुझसे डायरेक्टली बात करके आप अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। सिर्फ कोर्स की बात नहीं है, कोई और समस्या भी हो तो भी आप मुझसे बात कर सकते हो। बाकी दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही था। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो को अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।